हैप्पी डे बच्चों। सैड एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत अभी हम लोग समास पढ़ने जा रहे हैं। समास का मतलब संक्षिप्तीकरण है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। सामासिक शब्द समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग, जिसे हम कारक कहते हैं, वो कारक लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का, ये जो का शब्द जो है ये यहाँ पर उपसर्ग है, वो उपसर्ग लोप हो जाता है, इसलिए राजा का पुत्र राजपुत्र कहा जाता है। आइए समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राज्यपुत्र, पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो शब्द होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा जो है उत्तर पद कहलाता है। जैसे गंगा जल, गंगा पूर्व पद है, जल उत्तर पद है। इस प्रकार से समास का मतलब संक्षिप्तीकरण देखा है। अब आइए समास के भेद देखते हैं। समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। साथ में अंग्रेजी में भी दिया हुआ यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं। आइए फर्स्ट जो है तत्पुरुष समास देखने जाते हैं। जिस समास का उत्तर पद का मतलब सेकंड, दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच के कारक के परसर्ग हट जाते हैं, मतलब परसर्ग का मतलब कारक हट जाते हैं, उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देशवासी, देश का वासी देशवासी। राजकुमार, राजा का कुमार राजकुमार। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत तुलसीकृत। शरणागत, शरण में आगत शरणागत। इस प्रकार से हमने तत्पुरुष समास देखा है। आगे आइए अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास का मतलब जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसका सामासिक पद भी अव्यय होता है। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। कई बार एक शब्द की 2 बार आवृत्ति से भी अव्यय बनते हैं तथा उन्हें भी अव्यय समास के अंतर्गत लिया जाता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय समास माने जाते हैं। नेक्स्ट, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यथा नियम, यथा नियम के अनुसार। रातों रात, रात ही रात में। अजन्मा मतलब जन्म से लेकर। बेनाम, बिना नाम के। प्रतिमास, प्रत्येक मास। और निडर, बिना डर के। इसमें पहला पद जो है
यथा, रात, आ, बे, प्रति, नी, ये सब पहले पद हैं और बाकी सब जो हैं इसके सामासिक विग्रह हैं। आगे आइए कर्मधारय समास देखने जाते हैं। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि, कुबुद्धि है। इसी प्रकार कर्मधारय समास के अंदर विशेषण और विशेष्य भी आते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। विशेष्य जो है जिनकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य है। जैसे काली बिल्ली, काली विशेषण है, विशेष्य जो है बिल्ली है। लाल विशेषण है, फूल जो है विशेष्य है। इस प्रकार से विशेषण विशेष्य से भी हम पहचान सकते हैं। अब ये जो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास उदाहरण के रूप में भी और देख सकते हैं। इस समास के मुख्य रूप ऐसे मिलते हैं। पूर्व पहला पद विशेषण और उत्तर दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर, पीला है जो अंबर, पीतांबर। नीलखंड, नीला है जो खंड, नीलखंड, कर्मधारय समास है। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेतांबर। इस प्रकार से विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास भी हम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ये जो विशेषण विशेष्य के और भी कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पूर्व पद विशेष्य तथा उत्तर पद विशेषण, समस्त पद विशेषण विशेष्य और समास विग्रह। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष विशेष्य है, उत्तम विशेषण है। पुरुषों में है जो उत्तम वो पुरुषोत्तम है। ठीक उसी प्रकार से विशेषण उभय पद अर्थात दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे श्याम सुंदर, श्याम पूर्व पद है, उत्तर जो है यहाँ पर सुंदर जो है ये उत्तर पद है। श्याम और सुंदर है जो श्याम सुंदर, यहाँ श्याम भी विशेषण है और सुंदर भी विशेषण है। ठीक उसी प्रकार से शीतोष्ण ये भी आपको जो है विशेषण के रूप में दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। आगे आइए उपमेय और उपमान का कर्मधारय समास। मतलब यहाँ पर उपमेय और उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है वो उपमेय है। उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना या समानता बताई जाती है वो उपमान है। संसार रूपी सागर, ये संसार उपमान है, सागर उपमेय है। मृग के समान लोचन, मृग उपमान है, लोचन उपमेय है। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। इस प्रकार से उपमान और उपमेय कर्मधारय समास को हमने देखा है। आगे द्विगु समास देखने जा रहे हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त समाहार यानी समूह को बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज। नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार नवरात्रि। त्रिवेणी, तीन वेणियों मतलब नदियों का समाहार। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह सप्तऋषि। दोपहर, दो पहरों का समाहार दोपहर। इस प्रकार से हमने द्विगु समास को भी देखा है। आगे आइए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत इजी है, जिसमें और शब्द का प्रयोग किया गया हो उसको हम द्वंद्व समास कह सकते हैं।
जिस समास के दोनों पद प्रधान हो अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और तथा या अथवा एवं जैसे शब्दों का प्रयोग हो, कभी कभी योजक चिन्ह का लोप भी होता है, उसे ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जल वायु, जल और वायु, भूख प्यास, भूख और प्यास, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, राजा रंग, राजा और रंग। इस प्रकार से हम द्वंद्व समास के उदाहरण भी देखे हैं। बहुव्रीहि समास, जिस समास में न पूर्व पद मतलब पहला पद और न ही उत्तर पद दूसरा पद प्रधान हो, अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो, विग्रह के अंत में वाला जिसे जिसका आदि आते हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। जैसे आइए देखते हैं, दशानन, दश है आनंद, जिसके, दशानन हम रावण को याद करते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ शिव भगवान को याद किया जाता है। एक दंत, एक है दांत जिसका, गणेश भगवान को याद किया जाता है। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, उसको हम तिरंगा कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इस प्रकार से समास को हमने बड़े संक्षिप्त रूप से सरल एवं सुबोध भाषा में हमने सीखा है। इसको बच्चों आप लोग बार बार अभ्यास कीजिए, एक आध दो बार बोल करके देखिए। बार बार प्रयत्न करने पर इसका प्रयोग आपको आसानी से समझ में आ सकता है। आप रूटीन ड्यूटी में भी कभी कभी जो है आप प्रयोग कर सकते हैं, तभी आपको जो है समास प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। ऐसी मनोभावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद बच्चों, हैप्पी डे।